हाँ जी, हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स गाइड में। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कि इग्नू BCOC 133। इसकी एक वीडियो मैंने पार्ट 1 पहले डाला था, पार्ट 2 आज डालने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये वीडियो हमारी हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए, वैसे तो मेरी सारी वीडियो ऐसी होती है कि दोनों बच्चों के लिए यूज़फुल होती है, लेकिन कुछ हिंदी मीडियम बच्चे हैं जो ज़्यादा हिंदी चाहते हैं, तो उनके लिए भी है और इंग्लिश मीडियम के लिए भी हो। ठीक है, तो दोनों को ही समझ में आएगी। आई होप आपको ये पसंद आएगी। और इग्नू की सीरीज़ की वीडियो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहने वाले हैं और कल आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, तो डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट आर द इसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट सेक्शन 2H और सेक्शन 10 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। भाई देखो, ये चीज़ जो होते हैं ना, सेक्शन होते हैं, ये तो आपको याद ही करने पड़ते हैं। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा याद किया करो, चाहे कैसे भी याद करो, फिर आगे जो थ्योरी है वो फिर भी थोड़ा सा डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये डिट्टो लिखना होता है, जो है सेक्शन हम इधर उधर चेंज नहीं कर सकते। तो कानून के अनुसार एन एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ इज द कॉन्ट्रैक्ट। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या क्या एलिमेंट्स जरूरी है। फर्स्ट है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, कि एक पक्ष का जो प्रस्ताव और दूसरे के बिना शर्त की मंजूरी के नहीं हो सकता। ठीक है, तो जब तक ऑफर एक्सेप्ट नहीं करेगा सामने वाला बंदा, जब तक एग्रीमेंट नहीं हो सकता। सेकंड, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, यानी दोनों पक्षों का इरादा कानूनी रिश्ता बनाने का होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं है कि भाई एक बंदा चाह रहा है कि मतलब सोशली और एक चाह रहा है लीगली। ठीक है, तो दोनों साइड से हमें सेम रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। इसके बाद आता है फ्री कंसेंट, मतलब सहमति बिना किसी डर या दबाव के होना चाहिए। कंपिटेंसी, दोनों पक्ष बालिग मतलब 18+ और मानसिक रूप से स्वस्थ होनी चाहिए। ठीक है, लॉफुल कंसिडरेशन मतलब लेन देन के बदले कुछ मूल्य वैल्यू होना जरूरी है, तभी वो मतलब कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। ठीक है, सेकंड है ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ये पहले भी पढ़ा था हमने। तो जो कॉन्सेप्ट कॉन्ट्रैक्ट है एग्रीमेंट प्लस लीगल इन्फोर्सिबिलिटी। जब दो लोग आपस में कोई प्रॉमिस करते हैं तो वो क्या बन जाता है, एग्रीमेंट बन जाता है। लेकिन जो कोर्ट सिर्फ उसी प्रॉमिस को लागू करवाता है जिसमें कोई कानूनी मंशा हो। मतलब ये नहीं है कि भाई अपने उसमें कर लिया, जैसे सामाजिक सोशली हो जाता है, ऐसे नहीं डोमेस्टिक हो जाता है, ये एग्रीमेंट नहीं माने जाते। ये होते तो है लेकिन इनका कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए जो कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या चाहिए होता है, हमें एक एग्रीमेंट होना जरूरी है। एग्रीमेंट क्या है, उसकी पहली सीढ़ी है, पर हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट की मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जो प्रॉफिट के फायदे के लिए नहीं करते, ऐसे ही एक दूसरे, जैसे मैंने ठीक है भाई मेरा तेरा ये कॉन्ट्रैक्ट है, तू मेरा ये काम करेगी, मैं तेरा ये काम करूँगी, तो इसमें क्या ही है, ये क्या एक सोशल ही है। ठीक है, इसमें कोई पैसे का लेन देन नहीं हो रहा और ना भाई इसमें कोई एग्रीमेंट हो रहा है। जैसे सुमित ने अपने दोस्त के घर पे डिनर के लिए इनविटेशन किया, तो दोस्त नहीं आया तो खाना बर्बाद हो गया। ठीक है, तो सुमित क्या हो गया, कोर्ट नहीं जा सकता। ठीक है, क्योंकि ये क्या एक सोशल एग्रीमेंट है। लेकिन अगर सुमित ने किसी को केटरर को खाना मंगवाने के लिए कमर्शियल एग्रीमेंट के लिए 5,000 रुपये दे रखे थे, ठीक है, अगर वो नहीं आता है तो ये क्या होता है, वो कानूनी कॉन्ट्रैक्ट है, और अगर वो नहीं आता तो वो उस पर लीगली एक्शन ले सकता है। ठीक है, इसके बाद आता है व्हाट आर द रूल रिगार्डिंग अ वैलिड ऑफर प्रपोजल। कॉन्सेप्ट सेक्शन 2A के तहत ये प्रस्ताव आता है कि एक वैलिड ऑफर के मुख्य नियम क्या होते हैं। ये निश्चित मतलब सर्टेन होना चाहिए, अस्पष्ट नहीं होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। इसका उद्देश्य कानूनी संबंध स्थापित करना होना चाहिए। ये सामने वाली पार्टी को पूरी तरह से कम्युनिकेट किया जाना चाहिए। यह सिर्फ इच्छा जताने या सामान जो भी है सामान की नुमाइश मतलब इन्विटेशन टू ऑफर से अलग होना चाहिए। जैसे कार शोरूम के बाहर खड़ी है, कार पर क्या है 5 लाख रुपए का प्राइस टैग लगा है, तो ये क्या है, यह ऑफर नहीं है, यह सिर्फ क्या है एक इनविटेशन टू ऑफर, कि भाई मतलब उनको दिखाने के लिए इनवाइट करने के लिए एक ऑफर लगा रखा ताकि लोग अट्रैक्ट होकर आ सके। जब आप काउंटर पर जाकर कहते हैं ना कि मैं ये कार खरीदना चाहता हूँ, तब आपकी तरफ से क्या माना जाता है, ऑफर माना जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है डिस्कस द रूल ऑफ रिवोकेशन विड्रॉल ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। कॉन्सेप्ट सेक्शन 5 के इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंडर आता है। ऑफर का मतलब होता है कि ऑफर देने वाला अपना प्रस्ताव तब वापस ले सकता है जब तक कि सामने वाला अपनी स्वीकृति एक्सेप्टेंस को का जो लेटर है वो पोस्ट ना कर दे। ठीक है, जब तक वो पोस्ट ना करे तब तक वो अपना वापस ले सकता है। और एक्सेप्टेंस क्या होती है, स्वीकार करने वाला अपनी स्वीकृति तब तक वापस ले सकता है जब तक कि वह लेटर ऑफर देने वाले के घर या ऑफिस ना पहुंच जाए। ठीक है, तब तक वो अपना माइंड चेंज कर सकता है। जैसे बोल रहे नहीं मैं तो देखने आया था, मेरे को नहीं चाहिए गाड़ी, मैं तो मेरे को लगा कि 5 लाख की है, यहाँ पे आके तो और चीज़ें भी ऐड कर रहे हो, नहीं मुझे नहीं चाहिए। एक्सप्लेन नो कंसिडरेशन, नो क्या है इसकी कि कॉन्सेप्ट सेक्शन 25 में बिना प्रतिफल के अनुबंध शून्य है, कि बिना कुछ बदले में मिले क्वाइड प्रो क्यो,
कि किया गया वादा कोर्ट में अमान्य होता है। जब तक आप बदले में कोई चीज़ नहीं दोगे, या तो मनी या बिल्डिंग, लैंड, कुछ भी हो सकता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाता, उसका कोई भी प्रतिफल नहीं होता। ठीक है, तो ये सारे क्या है, एक्सेप्शन है। नेचुरल लव एंड अफेक्शन, मतलब सगे संबंधियों के बीच प्राकृतिक प्रेम के कारण किया गया लिखित और रजिस्टर्ड एग्रीमेंट, ये क्या होते हैं, जहाँ बिना प्रतिफल के भी कॉन्ट्रैक्ट मान्य होते हैं। ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे आपको प्रतिफल नहीं मिलता, लेकिन ये मान्य होते हैं। कुछ है ऐसे, जैसे पास्ट वॉलेंट्री सर्विसेज, जैसे भूतकाल में किसी मदद करने के बदले में आज मुआवजा देने का वादा करना। टाइम वेयर डेप्ट, समय सीमा से बाहर हो चुके कर्ज को चुकाने का लिखित वादा करना। ठीक है, तो ये आते हैं इसके अंदर। इसके बाद आता है व्हाट आर द लीगल पोजीशन ऑफ माइनर अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। माइनर का आपने पहले ही पढ़ा था कि भाई 18 साल से नीचे का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाता, ना तो वो वैलिड होता है और ना ही कहीं लागू होता है। ठीक है, आप उसको कहीं भी लेके जाओगे तो वो लागू नहीं होगा, माइनर पर लागू नहीं होता है, ना तो ये हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ इस्टॉपल होता है, और ना ही हमारे जो पर्सनली लाइबल होते हैं वो कुछ भी लागू नहीं होता। ठीक है, नेसेसरी जीवन की बुनियादी जरूरतें, खाना, पढ़ाई की सप्लाई के लिए उसकी संपत्ति से वसूल की जा सकती है। ठीक है, जैसे मतलब भाई स्कूल का बच्चा 18 साल से नीचे है तो अब उससे फीस थोड़ी मांगी जाएगी, उसके पेरेंट्स से मांगी जाएगी। ठीक है, डिस्टिंग्विश बिटवीन कोएरिशन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो ये आता है हमारा सेक्शन 15 के अंडर और सेक्शन 16 के अंडर। ठीक है बनाम, तो जो कोएरिशन होता है उत्पीड़न, और अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है अनुचित प्रभाव, मतलब इसमें नेचर होता है इसका शारीरिक बल, धमकी, अपराध करना, और इसमें अनुचित प्रभाव मतलब मानसिक दबाव या पोजीशन का गलत इस्तेमाल करना। इसमें चीजें मतलब फिजिकली दिखती है, इसमें दिखती नहीं है। रिलेशन पार्टियों में पहले से रिश्ता जरूरी नहीं है, और इसमें दोनों के बीच एक ऐसा रिश्ता होना जरूरी जहाँ एक पक्ष हावी हो। लाइबिलिटी है, इसमें क्रिमिनल केस बन सकता है, इसमें कोई क्रिमिनल चार्ज नहीं लगता। इसके बाद आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन, कि फ्रॉड क्या होता है, ये सेक्शन 17 और 18 के अंडर आता है कि जब कोई व्यक्ति जानबूझकर और सोची समझी साजिश के तहत सामने वाले को नुकसान पहुंचाने के लिए झूठ बोलता है। इसमें क्या होता है, पीड़ित पार्टी हर्जाना भी मांग सकती है। ठीक है, मानहानि वगैरह का, या फिर और कोई फ्रॉड कर दिया उसका क्या कर सकती है, केस कर सकती है, हर्जाना मांग सकती है। मिसरिप्रेजेंटेशन, जब कोई व्यक्ति अनजाने में किसी गलत बात को सच मानकर बोल देता है। यहाँ क्या होता है, धोखा देने का कोई इरादा नहीं होता है, लेकिन क्या होता है, पीड़ित पक्ष, इसलिए पीड़ित पक्ष जाए सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है, हर्जाना नहीं मांग सकता, क्योंकि वो अनजाने में हुआ है। व्हाट आर वॉइड एग्रीमेंट, नेम एनी 3 स्टैट्यूटरी, कहता है कि जो सेक्शन 2G है और जो एग्रीमेंट कानून की नज़र में कभी लागू ही नहीं किए जा सकते, वो कौन कौन से होते हैं, पूरी तरह से अमान्य होते हैं, वॉइड घोषित किए जाते हैं। फर्स्ट, रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज सेक्शन 26, किसी वयस्क को शादी करने से रोकने का समझौता, और दूसरा रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड सेक्शन 27, किसी को उसका वैध बिजनेस या नौकरी करने से रोकने का समझौता, और थर्ड होता है वैगरिंग एग्रीमेंट सेक्शन 30, सट्टेबाजी या जुए पर आधारित समझौते। ये सारे क्या होते हैं, एग्रीमेंट पे कभी लागू होते ही नहीं है। तो व्हाट इज द कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, गिव एन एग्जाम्पल, ये आता है सेक्शन 31 के अंदर। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसका पूरा होना या ना होना भविष्य की किसी अनिश्चित घटना, अनसर्टेन इवेंट पर निर्भर करता है। ठीक है, एक इंश्योरेंस कंपनी कार मालिक से कहती है कि अगर तुम्हारी कार का एक्सीडेंट हुआ तो हम तुम्हें 2 लाख रुपए का क्लेम देंगे। यह एक क्या है, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन क्योंकि पैसा तभी मिलेगा जब एक्सीडेंट अनिश्चित घटना होगा। मतलब भाई ये नहीं है कि जानबूझ के एक्सीडेंट कर दिया, पैसा तभी मिलेगा जब अनिश्चित होगा। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा व्हाट इज अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्लेन द रियल लाइफ एग्जांपल। जब कोई 68 और 72 के अंतर्गत आता है, ये कोई वास्तविक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इसे कानूनी न्याय के सिद्धांत पर जबरदस्ती लागू करता है कि किसी भी व्यक्ति को दूसरे के नुकसान पर खुद अमीर होने का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो अनजस्ट एनरिचमेंट आता है, जैसे जोमेटो का डिलीवरी बॉय गलती से आपके पड़ोसी को पिज्ज़ा आपके घर दे गया, लेकिन आपने जानते हुए भी कि वह आपका नहीं है उसे खा लिया। कानून भले ही आपका कोई एग्रीमेंट नहीं था, लेकिन क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के तहत आपको उस पिज्ज़ा की कीमत चुकानी होगी। ठीक है, वो तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद आता है व्हाट आर द रेमेडीज अवेलेबल फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें आते हैं हमारे जो कॉन्सेप्ट होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट टूटने पर पीड़ित पार्टी के जो कानून अधिकार होते हैं सेक्शन 73 के अंतर्गत आते हैं। आप कोर्ट के माध्यम से ये उपाय अपना सकते हैं, जैसे
रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, खुद भी कॉन्ट्रैक्ट की जिम्मेदारियों से पीछे हट जाना, उसे कैंसिल कर देना। सू फॉर डैमेजेस, जिसमें टूटने के कारण हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई मांगना। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कोर्ट से आदेश दिलाना कि सामने वाला डिफॉल्टर वही काम करे जो उसने प्रॉमिस किया था। और इंजंक्शन, कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेना ताकि क्या कर सके, सामने वाले व्यक्ति कोई गलत काम न कर सके। ठीक है, ये किसमें, ये रेमेडीज आती है जिसमें ब्रीच कॉन्ट्रैक्ट में। डिस्टिंग्विश बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द गारंटी। ठीक है, तो इनमें क्या डिफरेंस होता है, ये आती है सेक्शन 124 और 126 में। नंबर ऑफ पार्टीज कितनी होती है, इसमें क्षतिपूर्ति इंडेमनिटी में होती है केवल 2 पार्टियां होती है, गारंटी की 3 होती है। नेचर ऑफ लाइबिलिटी होती है, इसमें मुख्य जिम्मेदारी सिर्फ नुकसान करने वाले की होती है, इसमें मुख्य देनदार की और उसके फेल होने पर गारंटर की। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसमें केवल 1 कॉन्ट्रैक्ट होता है और इसमें 3 इंटरनल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। इसके बाद आता है डिफाइन बेलमेंट, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ द बेली। ये हमने पहले भी पढ़ा था, कॉन्सेप्ट सेक्शन 148, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार आ रहा है। ठीक है, जब एक व्यक्ति किसी विशेष उद्देश्य के लिए दूसरे व्यक्ति को कुछ समय के लिए अपना सामान सौंपता है और काम होने पर वापस ले लेता है, तो माल लेने वाले जो बेली की मुख्य ड्यूटीज क्या होगी, माल के अपने निजी सामान की पूरी तरह देखभाल करना। दूसरा, उस माल का कोई भी गलत या जो अंतर्गत अनऑथराइज्ड उपयोग नहीं करना। और थर्ड, अपने खुद के जो सामान के साथ उस सौंपे गए माल को मिक्स न करना। ठीक है, ये होता है बेलमेंट की ड्यूटीज। इसके बाद आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल्स एंड एग्रीमेंट टू सेल। ठीक है, तो इसमें आता है कि सेक्शन 4 में सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में आया था, जो सेल मतलब विक्रय, इसमें माल का जो मालिकाना हक, ओनरशिप तुरंत खरीदार के पास ट्रांसफर हो जाती है और अगर माल नष्ट हो जाए तो नुकसान खरीदार का ही होता है। ठीक है, और एग्रीमेंट टू सेल, इसमें मालिकाना हक तुरंत ट्रांसफर नहीं होता, इसमें क्या होता है बल्कि भविष्य की किसी तारीख या शर्त पर निर्भर करता है, माल नष्ट होने का जोखिम अभी सेलर का ही रहता है। ठीक है, उसमें एग्रीमेंट किया जाता है कि उस दिन तक वहां तक मेरे पास पहुंच जाएगा, उसके बाद मेरी जिम्मेदारी है, उससे पहले ये कॉन्ट्रैक्ट है कि सारी जिम्मेदारी आपकी है, तो उसमें कोई भी दिक्कत होगी तो बेचने वाले की होगी। ठीक है, इसके बाद आता है कि एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन टू कवेट एम्प्टोर एंड इट्स एक्सेप्शन। एम्प्टर, तो इसके बाद आता है सेक्शन 16 में आता है जो लेट द बायर बी अवेयर, माल खरीदते समय यह खरीदार का कर्तव्य है कि वह सामान को अच्छी तरह चेक करे, यदि बाद में कोई जो प्रत्यक्ष मतलब खराबी निकलती है तो दुकानदार रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। एक्सेप्शन क्या है, यदि खरीदार ने दुकानदार के भरोसे और उसकी सलाह पर माल चुना हो, कर्तव्य है कि वह सामान को अच्छी तरह चेक करे, यदि बाद में कोई जो प्रत्यक्ष मतलब खराबी निकलती है तो दुकानदार रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। एक्सेप्शन क्या है, यदि खरीदार ने दुकानदार के भरोसे और उसकी सलाह पर माल चुना हो और यदि दुकानदार ने किसी डिफेक्ट को जानबूझकर छुपाने के लिए फ्रॉड का सहारा लिया हो, तो ये सारे इसमें आते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हु इज एन अनपेड सेलर, व्हाट आर द राइट अगेंस्ट द गुड। अनपेड सेलर कौन से होते हैं, 45 to 54 के अंडर आते हैं। सेल्स गुड्स एक्ट 1930, जिस विक्रेता को बेचे गए माल की पूरी कीमत नहीं चुकाई गई है यह अनपेड सेलर है। माल के खिलाफ उसके पास ही अधिकार है। राइट ऑफ लेन, जिसमें माल को तब तक अपने कब्जे से बाहर न जाने देना जब तक कि पैसे ना मिले। और राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, रास्ते में जा रहे जो ट्रक होते हैं, कुरियर होते हैं, को रुकवाकर माल वापस मांग लेना यदि खरीदार दिवालिया हो जाए। और थर्ड राइट है इसका ऑफ रीसेल का, कि माल को किसी अन्य ग्राहक दोबारा बेच देना। ठीक है भाई, अगर पेमेंट नहीं करेगा तो ये सारे काम कर सकता है। इसके बाद आता है डिफाइन पार्टनरशिप, व्हाट इज द टेस्ट ऑफ ट्रू पार्टनरशिप। सेक्शन 4 में आता है ये, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का ऐसा समूह जो लाभ कमाने के उद्देश्य से कोई बिजनेस मिलकर चलाते हैं। ट्रू टेस्ट सिर्फ मुनाफा बांटना पार्टनरशिप पर पक्का सबूत नहीं है, इसका असली टेस्ट है कि जो म्यूचुअल एजेंसी, पारस्परिक एजेंसी है, यानी हर पार्टनर फर्म का मालिक भी है और बाकी पार्टनर्स का एजेंट भी है। ठीक है, तो एक पार्टनर के फैसले बाकी सभी को कानूनी रूप से बांधते हैं। व्हाट इज द पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट। ठीक है, इस टॉपिक इसमें क्या आता है कि सेक्शन 28 में पार्टनरशिप एक्ट आता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में, जब कोई जो व्यक्ति पार्टनर न होते हुए भी भारी दुनिया के सामने खुद को फर्म का पार्टनर दिखाता है या दिखाने की मौन सहमति देता है तो उसे क्या कहते हैं, पार्टनरी बाय होल्डिंग आउट। ठीक है, यदि कोई बाहरी बैंक या व्यक्ति इस दिखावे के आधार पर फर्म को कर्ज देता है तो वह व्यक्ति भी उस कर्ज को चुकाने के लिए कानूनी रूप से उतना ही जिम्मेदार माना जाता है। ठीक है, जैसे राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, इसमें क्या होता है, जैसे LLP आता है एक्ट 2008 के अंतर्गत, जो LLP होता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप,
उसमें पुरानी पार्टनरशिप को आधुनिक कंपनी का मिला जुला रूप है। और जो होता है इसकी प्रमुख विशेषताएं होती है कौन सी, सेपरेट लीगल एंटिटी, यह आप अपने जो पार्टनर से अलग एक स्वतंत्र कानूनी पहचान रखती है। लिमिटेड लाइबिलिटी, किसी भी पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी, घर, गाड़ी, बिजनेस के घाटे या लोन की भरपाई के लिए जब्त नहीं की जा सकती। थर्ड, जो परपेचुअल होती है वो क्या होती है, सक्सेशन, किसी पार्टनर के आने जाने, दिवालिया होने या फिर मृत्यु होने से एलएलपी का अस्तित्व कभी खत्म नहीं होता। ठीक है, तो भाई ये थी हमारी आज की क्लास। 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इसमें। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर आपने ये पूरी देखी है, पार्ट 1 को भी देखना। ये दोनों वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेगी। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, मेरे लेक्चर पसंद आते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। टू बी ऑनेस्ट, अगर आप सच में चाहते हो कि आगे भी मैं ऐसे पढ़ाती रहूँ, आगे भी आप ऐसा मतलब मिलती रहे ऐसी वीडियोस कि भाई एक दिन पहले इतनी अच्छी रिवीजन हो जाए, तो प्लीज़ भाई चैनल को तो आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप बोल दो कि नहीं हमें पसंद नहीं आती, आप बेशक मत बनाया करो, तो मैं नहीं बनाऊँगी। ठीक है, तो प्लीज़ अगर आपको थोड़ी भी पसंद आती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, सपोर्ट जरूर करना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। कल जो आपका एग्जाम है अच्छे से करके आना, शांत माइंड से करके आना, सारी टेंशन घर पे छोड़ के जाना। ठीक है, थैंक यू।